बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वैसे तो देख रहे हैं फ्री हिट, बट बिटवीन फ्री हिट एंड काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश नारायणन। चंद्रेश भाई के बारे में आपको ज़्यादा तो मैं बता दूं, एक बहुत मंझे हुए जर्नलिस्ट, इंडिया के टॉप अखबारात के लिए लिखा, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके अलावा मिड डे है, और भी एक्सप्रेस है, और बहुत सारे हैं। उसके अलावा आईसीसी के लिए भी काम किया, उसके अलावा आईपीएल के लिए भी काम किया, और रिसेंटली T10 जो हुआ था उसके लिए भी काम किया, और अभी भी काम कर रहे हैं मुसलसल। तो आज हम जो इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज है जो 5 अगस्त से शुरू होगी 3 टेस्ट मैचेस की, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रेश भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वेलकम टू फ्री हिट। थैंक्स अलॉट आसिफ भाई, थैंक्स अलॉट तनवीर भाई, थैंक्स अलॉट शादाब भाई कि हम एक साथ आ पाए इस प्लेटफॉर्म पे। ये हम दोनों ने बात की थी इसके बारे में आसिफ भाई, और मैं सोच रहा था कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा टू डिस्कस पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, और एक दो चीज़ें भी हो रही हैं जैसे आईपीएल होने वाला। तो मुझे लगा कि इट्स परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तनवीर भाई से काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहा था रब्ता कायम करने के लिए। और शादाब भाई को मैंने जब देखा, मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था क्या ये वही शादाब भाई हैं जो टोरंटो में खेले थे 1996 में। तब तो बेबी फेस शादाब भाई आए थे बैटिंग करने के लिए कुंबले के सामने, और मैं उसी दिन उनका मैच देख रहा था। वही मैच मैं हाईलाइट देख रहा था यूट्यूब पे। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये वही है, मैं तो नजर में नहीं आ रहा है अभी, बिल्कुल उनका हुलिया ही बदल चुका है। अब बाबा फेस देख रहे हैं आप मेरा। तो फिर शुरू करते हैं। तनवीर अहमद भी हैं, शादाब भी हैं। चंद्रेश भाई, फिर कैसा आपने देखा इंग्लैंड की टीम? देख लिया आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, पूरी एक बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की बॉलिंग है, बैटिंग जरा सी वीक लगी। आई थिंक अगर आसिफ भाई, पाकिस्तान की बैटिंग को हम आई थिंक आसिफ भाई, मैं एज एन आउटसाइडर जब मैं देखता हूँ, आई थिंक इफ एनीबडी कैन बीट दिस इंग्लैंड टीम एट दिस मोमेंट, आई थिंक पाकिस्तान कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास गेंदबाजी है। I think it's a competition between the two batting lineups more than anything else. I think if Pakistan's batting survive कर जाता है English bowling को, तो I think this Pakistan team can beat England. But it's important that Pakistan की batting इस पे they are able to stand up to English bowling. And अभी मतलब मैं तनवीर भाई और शादाब भाई से सुनना चाहूँगा उनकी क्या राय है अबाउट दिस पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप अगेंस्ट इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप। बिकॉज पाकिस्तान की बॉलिंग में ऐसे कोई कमी नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो है यासिर शाह, और यासिर शाह एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं अजहर अली के लिए। बट आई थिंक दैट दिस पाकिस्तान बैटिंग वो किस तरह से परफॉर्म करती है इंग्लिश बॉलिंग के सामने, ये देखना बहुत जरूरी है। जी, शादाब भाई बैटिंग पे कर लेंगे, तनवीर बॉलिंग के हवाले से बताएंगे। वैसे दोनों दोनों हवाले से बता सकते हैं, लेकिन शादाब बैटिंग अगर देखें तो शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली, असद शफीक, उनके साथ फिर और भी प्लेयर्स हैं हमारे, बाबर आजम ऑफ कोर्स। तो ये हमारी बैटिंग लाइनअप है। इनका एक्सपीरियंस आपको पता है, रिसेंटली कैसा खेल रहे हैं, तो वो जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल चंद्रेश भाई, आपको भी पता है, सबको पता है कि इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती रही है, और आजकल के T20 फॉर्मेट के बाद प्लेयर बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको पता है स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा काउंट करने लगा, टेस्ट मैच में भी रिजल्ट आने लगे, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो रही है। जिस तरह आप देख सकें इंग्लैंड के अंदर भी हमने पहले, आप कितने टेक्निकली साउंड प्लेयर हुआ करते थे, अब आप देखें जिस किस्म का ओपनिंग प्लेयर है, आपको पता है कि बड़े एग्रेसिव है, टेक्निकली इतने साउंड नजर नहीं आ रहे इंग्लैंड के ओपनर्स भी, बैटिंग उनकी जो है। हमारे यहाँ जो थोड़ा इशू है वो ओपनर्स का रहता है। जो अभी जो रिसेंटली आपके पास जो ओपनर्स हैं, ऑब्वियसली बात उनका इंग्लैंड के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, सिवाय शान मसूद के। वो भी उन्होंने लीग क्रिकेट खेली हुई है, और उन्होंने स्पेशली इंग्लैंड के अंदर उन्होंने एक प्राइवेट कोच हायर किया था, थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस है, और साइड मैच में वो थोड़ा बहुत बेहतर खेल रहे हैं। लेकिन जब कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा टेस्ट मैच का, उसको देखना है कि उस तरह वो किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड की बॉलिंग इंग्लैंड के अंदर बहुत खतरनाक है। एंडरसन हो गए, आपको पता है ब्रॉड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि उनको काउंटर करने के लिए आप बैटिंग ऑर्डर क्या खिला रहे हो। मेरी सजेशन यही थी कि एक आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में डालें, फवाद आलम, क्योंकि वहां पे अवेलेबल है। आई डोंट नो टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है, क्योंकि फवाद आलम के होने से ऑब्वियसली बात है लाइन और लेंथ बॉलर की चेंज हो जाती है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आपको पता है। ये डिपेंड करता है कि बैटिंग ऑर्डर क्या खिला रहे हैं, क्योंकि अगर एक छठा बैट्समैन भी खिलाते हैं तो फिर आपको पता है बॉलिंग आप अपनी वीक करोगे। तो ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ इधर ये है कि अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असद शफीक है, अपना अजहर है,
और बाबर हैं, ये तीनों हैं, इनमें कोई भी ऐसा अभी तक आप देख सकते हैं कि मैच विनर इनिंग जिस तरह आपके यहाँ हुआ करती थी, जो आपके बैटिंग जिस तरह आपकी बैटिंग परफॉर्म करती है इंडिया की, वो मैच विनर्स हैं। तो हमारे यहाँ वो चीज मिसिंग है। अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इनको वो इनिंग्स खेलनी पड़ेगी जो आपको मैच देता है। अदरवाइज आपको पता है कि इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना आसान नहीं होता। और तनवीर तो भाई, आपसे आपसे जानना चाहूंगा, ये इनकी जो गेंदबाजी है आपकी पाकिस्तान की, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह, क्या ये आपका बॉलिंग अटैक होगा पहले टेस्ट मैच के लिए? देखिए, मैंने अपने ट्विटर पे भी अभी थोड़ी देर पहले अपनी जो 11 है वो मैंने डाली है। उसमें मेरी उस 11 में मोहम्मद अब्बास नहीं है मेरी टीम के अंदर, क्योंकि अब्बास ये मेरी अपनी सोच है। देखिए, उसकी वजह ये है क्योंकि अब्बास जो है पिछली सीरीज में इतना अच्छा उसने परफॉर्म नहीं किया, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। हो सकता है शायद उसको मिसबाह या कप्तान जो है उसको चांस दे दे, क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेला है, वहां पे उसने वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन रिसेंटली जो अगर आप परफॉर्मेंस देखें, सोहेल खान की बेस्ट परफॉर्मेंस है वहां पे। जितने भी फास्ट बॉलर्स गए हैं, आई थिंक 2 से 3 दफा वो 5 आउट कर सका है, तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, उससे अच्छी लाइन लेंथ पे कोई गेंद नहीं कर रहा। बेशक उसने अपने लड़कों के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, ये अपॉर्चुनिटी दूसरे बॉलर्स के पास भी थी कि अपने लड़कों को ही आउट करना था, लेकिन वो नहीं कर सके। सोहेल खान कंडीशन बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि जो लड़का वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्यों नहीं चांस देना चाहिए, तो सोहेल खान मेरी टीम में बनता है, शाहीन अफरीदी बनता है, और नसीम शाह ने अभी लास्ट टेस्ट मैच में फिर उसने 5 आउट भी किए थे, ये ऑप्शन बनते हैं। उसके साथ यासिर शाह का ऑप्शन भी बनता है। मुझे समझ नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि शादाब को डाले यासिर की जगह या 2-2 स्पिनर डाले, वो मुझे नहीं पता किस वजह से कह रहे हैं। हर किसी की जो बातें होती हैं उनकी अपनी सोच के हिसाब से होती है। जितनी भी सीरीज पाकिस्तान खेला है, हमारे बैट्समैनों ने मुश्किल डाली है बॉलर्स को, इतनी आसानी से आउट नहीं हुए। तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टफ टाइम दे सकती है इनके बॉलर्स को। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं जो अभी तक इंग्लैंड में टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेले हैं। सोहेल खान खेले थे, सोहेल खान ने परफॉर्मेंस भी बेहतर दी थी, लेकिन उनके बारे में उस वक्त के कोच ने ये कहा था कि तीसरे स्पेल में आके सोहेल खान जरा थक जाते हैं। तो अब देखना होगा वो क्या करेंगे। 9 टेस्ट मैचेस में 27 आउट किए हुए हैं सोहेल खान ने। और एक और सोहेल खान के बारे में, पाकिस्तान के एक बड़े मुस्तनद कोच हैं सबी अजहर, जो अब पीसीबी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने ये कहा कि सोहेल खान पाकिस्तान का जिमी एंडरसन साबित हो सकता है। तो उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा ये आगे गेंद करता है, वही चीज की जरूरत है। तो ये हमारी जो बॉलिंग का शेप है वो अगर हम वेस्ट इंडीज से कंपेयर करें तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज देखें तो वहां स्पिनर्स को इतना ज्यादा किरदार मिला नहीं। एक दफा आपने रॉस्टन चेस को देखा, डॉम बेस्ट को तो आखिरी टेस्ट में तो आखिरी इनिंग में तो बॉलिंग ही नहीं मिली। तो ये भी देखना होगा कि स्पिनर्स को वहां कैसे खिलाया जाता है। और आई थिंक मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि कप्तानी का कितना बड़ा रोल होगा, बिकॉज अजहर अली के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है एज अ कैप्टन, और दूसरे तरफ जो रूट भी है, जो सीरीज जीते हैं बट कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर भी एक स्क्रूटिनी बना रहता है। हाउ क्रूशियल विल द कैप्टनसी भी आपके हिसाब से, तनवीर भाई? देखिए, अजहर अली के ऊपर प्रेशर तो होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने एक बात बोली थी कि उसको वो खेला तो है इंग्लैंड में, लेकिन वैसी परफॉर्मेंसेस वो अभी दे नहीं पाया। कुछ लास्ट सीरीज में भी वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, प्रेशर तो आता है। देखिए, कप्तान अगर परफॉर्म नहीं करेगा ना अच्छा, तो वो फील्ड में आके भी वो फिर उसको मुश्किलात होती है। फिर बॉलर्स को एक एक अच्छे टाइम पे वो फिर यूटिलाइज नहीं कर सकता, फिर उसका माइंड भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि वैसे ही वो खुद भी अपसेट होता है कि मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जब आप खुद परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप मेंटली फिजिकली गिरे हुए होते हैं, फिर आप दूसरों को भी उठा नहीं सकते क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो अच्छा और स्ट्रॉन्ग तगड़ा कप्तान वही होता है कि जो जिसकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं होती तो वो लड़कों को किस तरीके से यूटिलाइज करता है। देखिए, जब आप बाहर जाके क्रिकेट खेलते हैं तो मीडिया आपके पीछे होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप और मेंटली फिजिकली गिरते हैं तो फिर आपकी टीम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो अब देखना ये है कि अजहर अली किस तरीके से चलते हैं, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ये उनको खुद भी पता है कि मेरी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है। अब देखते ये कि देखिए, आपकी टीम की परफॉर्मेंस के अंदर आपकी जो टीम सिलेक्शन है 11 लड़कों की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने किन लड़कों को खिलाना है, किन को नहीं खिलाना है। अब आप ये समझते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैचेस में नहीं हुई आप उनको भी जबरदस्ती खिलाएंगे, तो फिर आपकी टीम की जो परफॉर्मेंसेज है
वो अच्छी नहीं होगी। मेरे ख्याल में टफ सीरीज होती है इंग्लैंड की, और जैसी परफॉर्मेंसेज इनके बॉलर्स इंग्लैंड के दे रहे हैं, या आपने देखा पहला वेस्टइंडीज का जो मैच हारे, उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया है, बेन स्टोक्स की आप परफॉर्मेंस देखें, बर्न्स की आप देख लें, सिबली की आप देख सकते हैं, इन्होंने जैसी परफॉर्मेंसेज की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो पहला भी टेस्ट मैच खेलेंगे इतने अरसे के बाद, तो स्ट्रगल तो करेगा पाकिस्तान। अच्छा, शादाब पे जाने से पहले मैं अजहर की परफॉर्मेंस दे दूं आपको। आखिरी 5 मैचों में जो है, आखिरी 5 में से 3 टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं, उसमें 1 सेंचुरी है, बाकी उनके स्कोर अंडर 50 है, अंडर 40 हैं। 2 टेस्ट मैच उन्होंने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। आसिफ भाई देखना ये है कि कितनी लास्ट 8-10 इनिंग्स में कितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ। आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में से 3 उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं, 2 श्रीलंका और 1 बांग्लादेश से। उसमें एक 118 है, एक 0 है, एक 34 है और एक 36 है। उसके अलावा जो 2 वो ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं निस्बतन टफ कंडीशंस में, 2 मैचेस, उनमें उनकी परफॉर्मेंस है, एक मैच में दोनों इनिंग्स में 9 रन और एक मैच में एक इनिंग में 39 और एक इनिंग में 50। तो टफ कंडीशंस में जरा मुश्किल हुई है अजहर को पिछले तकरीबन आप कह लें 8-1 महीने में। देखिए यही मेरे ख्याल में यही सब चीजें देखते हुए आपको याद होगा कि यूनुस खान ने अपने एक बयान में एक चीज बात बोली थी कि मैं अजहर अली को और मैं असद शफीक को जो मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस लास्ट टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी नहीं है, तो जिसपे मैंने ये बात की थी कि अगर इनको भी अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो जूनियर्स है वो कहाँ जाएंगे, खुद ही इन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेल ली है। अब इनको किसी की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम फिजिकली गिर गए हैं, हम मेंटली गिर गए हैं, खुद बेहतर करने की जरूरत है। अब यहाँ पे पता चलेगा, ये शादाब से आप पूछिएगा कि यूनुस खान को जो एक्सपीरियंस है बैटिंग की तरफ, प्लेयर्स किस तरीके से चलते हैं, ये अब यूनुस खान का रोल बड़ा नजर आएगा हमें। शादाब अजहर हैं, अजहर के अलावा असद हैं, उनके अलावा शान हैं, बाबर हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है जो रिसेंट है। तो उसके बाद अब इंग्लिश अटैक के सामने देखिए, आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी हो जितनी बुरी हो, आपको पता है इंग्लैंड की कंडीशन हमेशा बैटिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट रही है। अभी मुझे एक बात की, तनवीर जो बात कर रहे थे कि यूनुस ने बोला कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मुझे इस बात पे हंसी इस बात पे आ रही है कि ये सारा प्रोसेस नीचे से होता है। अगर आपको लगता है कि प्लेयर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको टीम में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सोहेल खान जी सेकंड इनिंग के अंदर बॉल नहीं कर पाते तो उनको टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम का फेलियर है। आप जब इंग्लैंड जाते हो, किसी टूर पे जाते हो, तो आपका एक ही मकसद होता है, वो प्लेयर्स चूज करते हो। और इस टूर पे तो मजाक ही हो सकता है कि आपके पास 29-30 लड़के हैं, अगर आप 30 लड़के भी बेस्ट नहीं निकाल सके हो, उसमें से प्लेइंग 11 बेस्ट नहीं निकाल सकते, उसमें भी आप खामियां निकाल रहे हो, तो फिर ये सवाल उठता है सिस्टम पे। तो इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा, आपका सिस्टम मजाक बन के रह गया आपका। तो ये इससे मजाक ही हो सकता है कि अगर आप बोलो कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई सेकंड इनिंग में, तो ये मजाक पाकिस्तान टीम के अंदर ही हो सकता है। अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपकी एक कोचिंग 11 वहां पे पहुंची हुई है, वो किस तरह वर्क करती है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो आप टीम सिलेक्शन है, टीम सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फवाद आलम का मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंडेड आपकी रिक्वायरमेंट होती है बीच में बॉलिंग को काउंटर करने के लिए। आप बॉलिंग को काउंटर करोगे ना इनकी, अगर एक ही राइट हैंडेड आपके मुसलसल आते रहे उनकी, अगर उनकी लाइन और लेंथ बन गई तो जितना बड़ा प्लेयर हो, जितने 200 रन किए हो, वो उधर स्ट्रगल ही करता आपको नजर आएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए आपका पूरा पैकेज होना चाहिए। तो उस पैकेज की बात कर रहा हूँ कि उसकी सिलेक्शन क्या होगी। आप अगर 6 बैट्समैन से जाते हो तो आप अपनी बॉलिंग वीक करते हो। जो आपका मेन वेपन है, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीतता रहा है, आप उस वेपन को वीक करोगे। ठीक है, उस वेपन को वीक किस तरह, वो ऑलरेडी वीक है। आपके जो दोनों जो प्लेइंग 11 में जो कंफर्म प्लेयर है, आप शहनशाह को ले लो, आप वसीम को ले लो, ये कंफर्म प्लेयर हैं। इन दोनों का एक्सपीरियंस इंग्लैंड के अंदर नहीं है। तो आपको पता है लाइन और तनवीर बेहतर बताएंगे कि इंग्लैंड में लाइन और लेंथ बहुत डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर आप सब कॉन्टिनेंट में जब बॉलिंग कर रहे हो, तो वो किस तरह उसको हैंडल करेंगे, वो भी इस बायो सिक्योर माहौल में जो आईसीसी ने नए रूल दिए बगैर थूक लगाए, क्योंकि हम थूक लगा के ज्यादा अच्छा बॉल करते थे, तो अब बगैर थूक लगाए किस तरह बॉल करेंगे। फिर आपके पास जो है ना एक मैच विनर है बॉलर, वो है यासिर शाह। आप उसको किस तरह यूटिलाइज करोगे और आपके बॉलर जितने भी इस वक्त बॉलिंग आपके पास, आप अगर इनका स्टैट्स निकालोगे तो इस सेकंड इनिंग में सारे बॉलर स्ट्रगल करते रहे। तो आपके पास सेकंड इनिंग में एक ही वेपन है, वो है यासिर शाह। अब आप जो बात अभी प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि जो बात हो रही है कि अपना शादाब को या फहीम को, तो मैं डेफिनेटली मेरे जहन में ये है कि
आपका जो कोचिंग पैनल है वो दोनों बैट्समैन है। आपके यूनुस खान भी इधर प्रॉब्लम होगी अगर बैटिंग परफॉर्म नहीं करेगी, आपके हेड कोच को भी प्रॉब्लम होगी अगर आपकी बैटिंग परफॉर्म नहीं करेगी। तो डेफिनेटली एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे डालना चाह रहे हैं शादाब को या फहीम को। जो बात तनवीर कर रहे हैं कि आपकी करंट फॉर्म क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कप्तान स्ट्रांग होगा, जो कप्तान खुद परफॉर्म करता है, या वो स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रांग उस सूरत में होता है या तो वो खुद परफॉर्म कर रहा हो या वो अपनी टीम को जिता रहा हो। अगर आपका कप्तान दोनों जगह वीक है तो फिर वो कोच जो कहेगा वही करेगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या खेल रही है। वो फिर उसके बाद फिर हम डिबेट कर सकेंगे कि यार आगे होना क्या है। तो वो मेरे लिए सिर्फ हंसने वाली बात यही है कि अगर हम इसी किस्म के एक्सक्यूज देते रहे कि यार वो सेकंड इनिंग में बॉल अच्छी नहीं करता या वो टेक्निकली साउंड नहीं है, तो फिर ये आपका सिस्टम का फेलियर है। वो नहीं, बट मिसबाह हैं इंग्लैंड में, यूनुस की परफॉर्मेंस में आप टेस्ट मैच जीते हैं। चंद्रेश, आपका क्या कहना है इन दोनों के होने से पाकिस्तान की? सर अब उन्होंने खेलना नहीं है, वो कोचिंग में, वो दोनों खेलेंगे नहीं अब। नहीं, बात लेकिन बिल्कुल उनका जी चंद्रेश, मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़े सुपरस्टार जैसे कोचिंग 11 जैसे शादाब भाई ने कहा उनको, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होगा नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक अजहर अली उस तरह के एक पर्सनालिटी है जैसे मिसबाह खुद थे। मिसबाह के साथ अगर इस तरह का कोचिंग लाइनअप होता तो फिर अलग होता, बिकॉज मिसबाह का एक अलग कद है और अजहर अली उस कद के नहीं है जो मिसबाह खुद थे जब वो खुद कप्तान थे। तो आई थिंक दैट वो मैनेजमेंट हो जाएगा। और आप तनवीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मिसबाह और ये कोचिंग जो टीम है वो इन पे भारी पड़ा तो उनका इंडिविजुअलिटी जो है, उनका इंडिविजुअल सोच वो आना जरूरी है फील्ड पे। बिकॉज वही होगा जो जैसे जावेद भाई वो ड्रेसिंग रूम से बता रहे थे कराची में 2004 में कि यहाँ पे शॉट मारो, वहां पे शॉट मारो, वो वही बात बाद में रिपीट हो जाएगा। बट मिसबाह भी उस तरह के पर्सनालिटी नहीं है। बट पर्सनालिटी क्लैशेस जो बाकी जो कोचेस हैं, मुझे वो ज्यादा सुपरस्टार जैसे मुश्ताक अहमद हो, वकार यूनिस हो, आप लोग सब खेले हैं, शादाब भाई और तनवीर भाई उनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो कैसे जेल करते हैं इस टीम के, बिकॉज दे आर इक्वली पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज मिसबाह उस तरह की पर्सनालिटी मुझे लगते नहीं है कि वो ओवरबेयरिंग हो सकते हैं इस पे। सुंदरेश भाई, इधर मैं एक बात ऐड कर दूं कि थोड़ा सा मैं सिस्टम की बात इसलिए करता हूं कि देखिए हमारे जो भी कोचिंग पैनल है उसमें एक मुश्ताक अहमद वाहिद आदमी है जिन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज में कोचिंग की है। बाकी आपके पास जितने भी कोचेज हो पाकिस्तान टीम को कोच करते हैं, किसी का भी लेवल 4 नहीं। ठीक है, आप जब अपनी कैप, सब कोचिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको अपनी कैप उतारनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज आपने खुद की हुई होती है जरूरी नहीं है वो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकें। आप जब कोचिंग सीखते हो तो उसके बाद फिर आप अच्छे से हैंडल करते हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो हमारे कोचेज हैं वो उनका अपना कोचिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, तो वो किस तरह हैंडल करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम के अंदर बात बोली थी कि एक टाइम पे हमारे यहाँ ना प्लेयर्स पावर हुआ करती थी, अब ऐसा लग रहा है कि कोचिंग पावर आ गई है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि बड़े लेवल का प्लेयर या बड़े स्ट्रक्चर का कप्तान हुआ करते थे, वो आपको भी याद है, आपके 83 में वर्ल्ड कप जिताया कपिल देव साहब ने। 83 में जो 40 साल हो गए लेकिन आज भी कपिल देव को उसी तरह याद किया जाता है। हमारे क्या इमरान खान को उसी तरह याद किया जाता है, 92 का वर्ल्ड कप जिताया। शायद अफरीदी 20 की एवरेज पे भी हमारे यहाँ सुपर डुपर स्टार है क्योंकि वो मैच विनर हुआ करता था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है रैंकिंग में लग गए हैं कि अब फर्स्ट रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, तो प्लेयर जो है ना वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपके पास मैच विनर नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास एक मैच विनर है, वो है यासिर शाह थे। तो कप्तान के जो आप सवाल कर रहे थे तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कप्तान कितना स्ट्रांग है वो इस कोचिंग पैनल के नीचे जो आप बात कर रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो किस तरह कप्तान हैंडल करे, क्योंकि टीम तो उससे लड़ानी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हमारा टोटल मिसिंग है, हमारी मैनेजमेंट जो अब नई आई है। मेरा आई होप कि मैं जैसी बात है, नए लोग आए, नई चीज कर रहे हैं, नया बोर्ड आया है, चेंजेस नजर आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन मामला अभी भी वही है। हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली अभी भी मामला मुझे मिसिंग लग रहे हैं। तो जब ये सब चीजें अपनी जगह पे आएंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत जरखेज जमीन है जहां एक से बड़ा एक प्लेयर निकलता है, तो वापस इंशाल्लाह टेस्ट टीम बहुत ऊपर आएगी। अब जो हमारे हाथ में है उसमें अगर आप 11, आपसे मैं पूछूं कि कौन से आपके ख्याल में 11 खेलने चाहिए पहले टेस्ट में, फिर तनवीर भी, फिर चंद्रेश भाई। देखिए हमारी प्लेइंग, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, फवाद आलम को खिलाते हैं अगर मैं समझता हूँ फवाद आलम को, आबिद अली और आजम, आबिद अली और शान मसूद का आपके दोनों ओपनर तो आपके पास वो तो कंफर्म है। इसके बाद आपके पास अपना अजहर आ गया, आपके पास आ गए बाबर आ गए, आपके पास असद शफीक आ गए। ठीक है, ये आपके 5 बैट्समैन आ गए। आप उसके बाद मैं छठा
फवाद आलम, क्योंकि मुझे मुझे लगता है अगर आप परफॉर्म करोगे, अगर आप 200 रन करोगे तो ही 150-200 रन पे आउट करोगे ना, तो आपको बैटिंग स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वे में नहीं करते हो तो फिर आप एक ऑलराउंडर डालोगे, फहीम को डालोगे, अगर ग्रास वाला विकेट है आप थोड़ा फहीम को खिलाओगे, और अगर आपको लगता है कि बैटिंग विकेट है तो आपको चौथी इनिंग के लिए आपको फिर शादाब को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि विकेट कैसा है। मैं अभी से आपको बता दूं, प्लेइंग 11 मेरी प्लेइंग 11 में सिर्फ फवाद आलम या फहीम अशरफ या शादाब की एक चेंजेस है, बाकी 10 सबके एक ही है, मेरी भी वही है ऑलमोस्ट। फास्ट बॉलर आप अब्बास या सोहेल? देखिए करंट सिचुएशन में अब्बास की इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, आपको पता है 2 टेस्ट मैचों में 13 आउट कर चुका है, लेकिन सोहेल ने भी इंग्लैंड में इसी तरह आउट किया है। लेकिन कोच क्या करता है, असल डिसीजन कोच का है, कप्तान का नहीं है। कोच अगर ये सोच ले कि यार वो सेकंड में बॉल नहीं करता है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मेरी पहली चॉइस मैं हमेशा से उस प्लेयर को लूंगा जो परफॉर्मेंस, जिसकी करंट सिचुएशन करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें सोहेल मेरा बनता है। और क्योंकि सोहेल इसलिए भी बनता है कि सोहेल हर एक्सपीरियंस उसको है, उसको पुराना बॉल भी आता है, उसको नया बॉल भी आता है, उसको लेफ्ट हैंडर को बॉल करना भी आता है, राइट को भी वो लंबे स्पेल भी करता है, ठीक है ना, पीछे से भी तेज है और आगे भी बॉल करता है, तो कंप्लीट पैकेज है सोहेल। ठीक है तनवीर, ये भी बताना कि ड्यूक का गेंद होगा और इंग्लैंड में ड्यूक के गेंद से हमें फायदा होगा, हमारे बॉलर्स को आसानी होगी? नसीम कह रहे थे कि आसानी होती है ड्यूक से। देखिए ड्यूक का बॉल तो किसी भी फास्ट बॉलर के हाथ में आ जाए, चाहे हमारे पाकिस्तान के, चाहे इंग्लैंड के, चाहे कहीं किसी कंट्री के भी हैं, ड्यूक के बॉल से बहुत फायदा होता है। सीम ऊपर होता है, सीम उसका अंदर जाता नहीं है जिस तरह कोकोबुरा का चला जाता है, तो वो फायदा इसमें से हर कोई कहता है, क्योंकि उसके जब सीम ऊपर होता है तो आपकी ग्रिप बड़ी अच्छी बनती है, फिर आप रोल जो होता है वो बड़े अच्छे तरीके से होता है क्योंकि ग्रिप अच्छी होती है। इसीलिए जितने भी फास्ट बॉलर बड़े खुश होते हैं कि ड्यूक का बॉल ही लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा डोमेस्टिक में भी जब कोकोबुरा लगता है तो फिर सब फास्ट बॉलर यही बोलते थे यार ड्यूक का बॉल लग जाए, कोकोबुरा से तो गेंद ही नहीं पहुंचता। वो बड़ी मुश्किल होती है। देखिए बात पता है, कि बात ये है कि सोहेल खान हो गया, ये इमरान खान हो गया, या एक आध और फास्ट बॉलर हो गए, इनको इस वजह से लेके गए थे वहां पे कि नेट्स पे वहां बॉलर नहीं होंगे तो नेट इनसे ज्यादा करवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो लिस्ट में थे ही नहीं इनको टेस्ट मैच खिलाया जाए। लेकिन जब वहां पे सोहेल खान ने बॉलिंग करना शुरू की और जिस तरह सोहेल खान ने परफॉर्म करना शुरू किया, तो फिर मैं समझता हूं कि फिर आपको जो सोच है वो थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। फिर आप लाजमी नहीं है फिर आप उसी के साथ चले जाएं जो आप चाहते हैं, जी अब्बास को खिलाना है, बस इसी को खिलाना है। देखिए मेरी सोच बड़ी, देखिए 11 मैंने 11 बता दिए हैं, मैंने 11 यही थे, आबिद अली था, शान ट्वीट कर दिया उन्होंने भाई अब्बास, मैं तो खैर ट्वीट भी कर दी ना कि 11 लड़के कौन से होने चाहिए। अब्बास की जगह सिर्फ मैं सोहेल खान को रखना चाह रहा था। बाकी मिसबाह की अपनी सोच है कि वो अगर ये समझते हैं कि नहीं सोहेल को खिला दिया कहीं परफॉर्म कर गया तो अब्बास को फिर हमें बिठाना पड़ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है ना, ये तो आपको भी पता है ना कि ये चीजें चलती रहती हैं। तो अगर कंट्री के लिए सोचना है तो फिर उसकी जगह बनती है, अगर नहीं सोचना है तो उनकी अपनी मर्जी है, जिसको खिलाना खिलाए, फिर उनकी अपनी मर्जी हो गई। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सुहेल खान, उनके अलावा यासिर शाह, ये 4 मेन बॉलर आप खिला रहे हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए संदेश भाई आप। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो सरफराज अहमद का जो सवाल है, क्या वो सेटल हो गया कि रिजवान ही कीपिंग करेंगे? अभी सरफराज अभी बाहर ही बैठने वाले हैं अभी इस सीरीज के लिए भी, या क्या वो बात सेटल्ड हो गया? नहीं मेरे ख्याल में सरफराज का तो अभी मुझे चांस नहीं लग रहा, क्योंकि रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दी है प्रैक्टिस मैचेस में वो बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंसेस दी। पर आप ओवरऑल देखते तो ऐसा लग रहा है कि ये सरफराज और रिजवान वाले सवाल को छोड़ दें, पाकिस्तान की टेस्ट लाइनअप थोड़ा सेटल्ड लगने लगा है, बिकॉज आप एवरीबडी इज एग्रीइंग मोर और लेस की प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सेटल्ड लुक आ रहा है। बट आई थिंक दे स्टिल नीड 1 or 2, एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो जैसे बाबर आजम को सपोर्ट कर सके और मैच को बाहर निकाल सके, बिकॉज बॉलिंग है, बैटिंग में भी असद शफीक, अजहर अली है, बट दे नीड समबडी टू सपोर्ट बाबर आजम। और ये टीम शायद टेस्ट क्रिकेट में जैसे आप कह रहे थे शादाब भाई और भी आगे जा सकती है फिर। देखिए चंद्रेश भाई, बात यह है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जितने भी प्लेयर हैं सारे कॉम्पिटेंट है, सब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये हेडलाइन परफॉर्मेंस तो जरूर करते हैं कि आपकी पहली इनिंग में आपने 70 कर दिए, 100 कर दिए, लेकिन यहाँ पे मैच विनर मिसिंग है। अगर आप बाबर की बात करें, बाबर अभी तक बाबर के अपना पल्ले कोई ऐसे मैचेस, टेस्ट मैचेस नहीं आए जिस तरह अभी आपने पास में देखा, बैन स्ट्रोक है, जॉय रूट है, किस तरह सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता देते हैं वो।
तो ये हमारी मिसिंग है। मैं इसलिए पास्ट जिक्र कर रहा हूँ कि आपके इंडिविजुअल्स जो थे वो मैच विनर हुआ करते थे, ये अब मिसिंग है। तो हमें इस कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा कि जी उसका एवरेज इतना हो गया, उसका एवरेज इतना हो गया, या उसने, आप मैच विनर बने, ताकि आपको एक्चुअल जो है वो टेस्ट मैच आपको जीतना है। हम जो बड़े अरसे से हमें लॉलीपॉप ये हम चूसते रहे हैं कि जब कोई वर्ल्ड कप आ रहा होता है, कोई भी आ रहा है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। भाईजान उसकी तैयारी की जरूरत नहीं होती, आप ऑलरेडी तैयार प्लेयर लेके जाते हो, आप प्लेयर को जाके डेवलप कर रहे हो। अगर टेस्ट टीम के अंदर या वनडे के अंदर तो फिर तो ये एक मजाक है, वहां परफॉर्मेंस ली जाती है, डेवलपमेंट का काम नीचे है। देखे अभी जो शादाब ने एक बात बोली है ना कि मिसबा की मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो टेस्ट प्लेयर नहीं भी जिन्होंने नहीं खेलना उनको भी वो रिक्वेस्ट किए जा रहा है खेलना है कि यार देखे एक जगह पे आ जाती है दोस्ती यारी, ठीक है, दोस्ती यारी यहाँ पे हमारे चलती रहती है बहुत ज्यादा, उस चक्कर में आप अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब आप डरपोक कोच होते हैं ना, तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आप एक्सपीरियंस लड़के खिलाएं। अब एक्सपीरियंस लड़के आप उनको खिलाने की कोशिश ना करो ना जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल छोड़ दिया, खुद ही एग्जिट किया, और आप उनके पीछे पड़े हुए कि यार तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ। तो इस तरह आप इस तरह क्या कह रहे हैं आसिफ भाई? कौन सा छोड़ गया सिवाय आमिर के? कौन छोड़ के गया टेस्ट बॉलिंग? मतलब हफीज नहीं, हफीज ने एग्जिट नहीं किया टेस्ट क्रिकेट से, वहाब ने नहीं किया। वहाब ने नहीं, वहाब ने टेस्ट एग्जिट नहीं किया। वहाब को मिकी आर्थर ने अक्टूबर 2018 के देखे बट उसने वहाब ने स्टेटमेंट दिया था ना कि उसे नहीं खेलना है टेस्ट क्रिकेट। हाँ, नहीं खेलना चाहता, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। देखिए मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, ये नहीं खेलना चाहता। हाँ तो भाई कोई गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है ना भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। ये क्या मतलब यार किसी का दिल किया मैं खेलना चाहता हूँ, किसी का दिल किया नहीं खेलना चाहता हूँ। अगर आप कोच बन गए तो भाई फिर आप यंगस्टर्स को खिलाएं जो खेलना चाहते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस दे। आप अगर वही नहीं लड़कों को दोबारा लेके आएंगे तो फिर आपके यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा भाई? उनको भी तो कॉन्फिडेंस दे। आप दूसरों को ला के फिर आप सोहेल खान के बारे में ये कहते हैं जी दूसरा स्पेल नहीं होता, तीसरा स्पेल नहीं होता, तो भाई आप सोहेल को खिलाएं ना, फिर आप नसीम शाह को खिलाएं, आप शाहीन अफरीदी को खिलाएं। आपके पास असनैन वहां पड़ा हुआ है, आप असनैन को ट्राई कर सकते हैं। असनैन को ट्राई इस वजह से नहीं कर रहे वो जी उसका रनअप ठीक नहीं है, वो थक ना जाए, वो स्टिफ ना हो जाए, T20 का स्पेशलिस्ट है, सब कुछ है। आपके पास शनवारी वहां पे है, ठीक है, आपके पास बॉलर भरमार है आपके पास बॉलरों की, आप फिर भी उन्हीं लड़कों को दोबारा खिलाने की कोशिश करते हो। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या सोच चलती है, क्या है क्या नहीं है। और कोचिंग स्टाफ, आसिफ भाई एक कोचिंग स्टाफ की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, अब मुझे तो नहीं लगता कि मैंने, शायद मैं गलत हूं, कि दुनिया की किसी टीम के अंदर भी इतने हैवी वेट आपने कोचिंग स्टाफ बैठा दिया लाके, ठीक है, जिसमें इतना बड़ा नाम भी है, जिसमें इतना बड़ा लेग स्पिनर भी बैठा हुआ है, जिसमें बैट्समैन भी है, जिसमें कोच भी है। भाई जब आप इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ लेके बैठोगे तो फिर आप किस की सुनोगे? ठीक है तनवीर मेरी बात सुने। नहीं, इधर मैं एक बात ऐड कर दूं इसकी, कि जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि नो डाउट के बड़े बड़े नाम है ये, लेकिन हम भी यूनुस खान को चाहते थे। जिस तरह इंडिया के अंदर राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 पे उन्होंने कोचिंग की है, हमारे यहाँ इस किस्म के प्लेयर बड़े अंडर 19 लेवल पे नहीं आते, या जूनियर लेवल पे नहीं आते, या लोकल जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर नजर नहीं आते ये कोचेस। क्योंकि अगर ये कोचेस नीचे आ जाएं और ये काम करें, इनकी ज्यादा जरूरत नीचे है, अपना एक्सपीरियंस शो करें कि दुनिया में किस तरह क्रिकेट हो रही है, वहां जाके अपना एक्सपीरियंस, मेरा नहीं ख्याल है उनका प्लेयर जो खेल रहा है, अजहर अली का अपना एक्सपीरियंस है भाई, असद शफी का अपना एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से ही खेलेगा। तो इन लोगों की जरूरत नीचे है। तो ये सिस्टम का मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो तनवीर बात कर रहा है उसको मैं बिल्कुल सेकंड इसलिए कर रहा हूँ कि हमें इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। वो जो बात कह रहे हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर के मतलब कोचेज होंगे, वो आपस में किस तरह एक दूसरे को हैंडल करेंगे, ये क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीजें जो है ना नहीं होती हैं। अब जितने भी कोचेज हैं आपके, वो पहले मिसबा के कोच रहे, अब वो मिसबा के अंडर में, तो यार ये चीज जहन में चलती है ये चीजें। तो अल्लाह करे कि ये यार ये लोग इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये बेस्ट अपना वो वहां पे कर सके, जो कि थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हुआ है तनवीर। क्योंकि वकार ने स्टेटमेंट सोहेल खान की सुनी होगी कि वकार यूनुस टिप दी थी और उन्होंने उसको यूज किया, तो हर आदमी अपना काम करना शुरू कर रहा है। अब अल्लाह करे कि वो उसका जो है आउटकम नजर आ जाए टेस्ट मैच में, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। ये चंद्रेश भाई इंडिया में किस तरह से कोचेस लगाए जाते हैं टीम के साथ, और राहुल द्रविड़ का भी बताइएगा क्या तरीका था जब उसको 3 साल पहले, तकरीबन 3-3.5 साल पहले जब अंडर 19 की कोचिंग मिली थी? तो इंडिया में तो ऐसा है कि इस वक्त की वो एक
फिल्म था कि बहू वही जो पिया मन भाए, तो उसी कोच वही जो विराट मन भाए। तो आपको हम्म पता ही है अनिल कुंबले के साथ क्या हुआ था हम्म 2017 में। उसके बाद हम्म रवि शास्त्री आए हैं, 3 साल से हैं। और रवि शास्त्री तो मतलब विराट कोहली तो उन पे फिदा है एकदम। उनके हिसाब से वो एकदम सबसे बेस्ट कोच है दुनिया के। और जो सपोर्ट स्टाफ में भी है, सिर्फ एक बैटिंग कोच चेंज हुआ है पिछले 4-6 साल में। संजय बांगर गए और विक्रम राठौर जो पहले थे इंडिया के लिए ओपनर थोड़े वक्त के लिए, ओपनिंग बैट। तो अच्छा वो आए चंद्र बैटिंग कोच। और बॉलिंग कोच भी भरत अरुण है, जो जैसे तनवीर भाई ने कहा वो इंडिया के लिए ज्यादा नहीं खेले, बट वो एनसीए में थे, अंडर 19 टीम के कोच थे। जो आज जो भी फास्ट बॉलर्स इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जो भी बॉलर्स इंडिया के लिए आज खेल रहे हैं, वो सब उनके अंडर पहले एनसीए में काम कर चुके थे और यहाँ अंडर 19 में काम कर चुके थे। तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, करीबन 10 साल का एक अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में। फील्डिंग कोच भी एनसीए में इन्वॉल्व थे काफी वक्त तक, श्रीधर वही आए। सब लोग ये कह रहे थे जॉन टी रोड्स क्यों नहीं बना फील्डिंग कोच। ये कहना अच्छा होता है कि जॉन टी रोड्स को फील्डिंग कोच बना दो क्योंकि उसने अप्लाई किया, बट हम्म टीम टीम को जो पसंद है, टीम को पसंद है जैसे कंफर्टेबल हो, कंफर्ट फैक्टर हो। वही बात है, जैसे कोई सुपरस्टार आ जाएगा जैसे जॉन टी रोड्स, वो एडजस्ट तो कर पाएगा, बट कोई क्लैश ना हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने उसको सेलेक्ट नहीं। शायद जब नेक्स्ट राउंड ऑफ प्लेयर्स आएंगे तब आप शायद देखेंगे कि कोई फॉरेन कोच आए वापस, कोई बाहर का कोई बड़ा सुपरस्टार कोच आए, बिकॉज वो बैलेंस होता है। इस वक्त आपके पास एक सुपरस्टार प्लेयर है तो आपके पास एक इक्वली इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट उतना बड़ा ओवरबैरिंग पर्सनालिटी बनने की कोशिश नहीं कर रहे। और जहां तक देखिए इस नहीं है, अजहरुद्दीन उनके बाद शाहरुख गंगुली ने मेरे ख्याल से ये पूरा जो शिफ्ट हुआ कोच की और कप्तान की जो राइवलरी शुरू हुई, ग्रेग आसिफ चैपल भाई सौरभ गांगुली, वहां से शुरू हुई ना। नहीं, पहले देखो अजहरुद्दीन और बिशन बेदी के बीच में हुआ। बोल्ड सबसे स्टेप भी तो पहले लिया। 1990 में अजहरुद्दीन और बिशन बेदी के बीच में लड़ाई हुई थी। और अजहरुद्दीन ने बहुत फेमसली कहा था हमें कोच वोच की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड कर दे, मुझे टीम के साथ कोच क्योंकि बिशन बेदी और वो पब्लिकली डिसएग्री हुए थे, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। बट आप सही कह रहे हैं अबाउट ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल फेल हुए हैं एज अ प्लेयर, एज अ कोच। विव रिचर्ड्स उतना सक्सेसफुल नहीं थे, कपिल देव उतने बड़े सक्सेसफुल नहीं थे, जावेद मियांदाद के इतने सारे स्टिंट्स हुए हैं एज अ कोच। तो अब देखें तो ये देखिए सब जो आसान जिनको होता है वो कर नहीं पाते वो। की तरफ चंद्रेश भाई, काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश नारायणन, अब यहाँ से आप ले लें। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज वक्त दिया, इस आज अपना कीमती वक्त दिया। मैं सोच रहा था कि आप लोगों से बहुत काफ़ी दिनों से आप लोगों के प्रोग्राम्स देखता था, और मैं बहुत ज़्यादा आसिफ भाई तो सुपरस्टार है अभी यूट्यूब के, माइकल होल्डिंग के साथ भी हैं और फ्री हिट के साथ भी है, तनवीर भाई का खुद का चैनल है। और शादाब भाई को तो जैसे मैंने कहा पहले से मैं उनको देखा था, और इंसिडेंटली चैनल भी उसी दिन देखा था। बट मैं क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ आप लोग तीनों से कि आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान अपना इम्प्रेसिव रिकॉर्ड इंग्लैंड में बनाए रखेगा? 87 से लेके आज तक वो सिर्फ एक बार 2006 में सीरीज हारे हैं इंग्लैंड में। क्या पाकिस्तान ये रिकॉर्ड बनाए रख सकता है? तनवीर भाई आपसे शुरू करते हैं। देखिए क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम देखें, मैंने जिस तरह पहले भी बोला कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं इंग्लैंड में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया है हमेशा इंग्लैंड को, हम ये नहीं कह सकते। बस ये है कि थोड़ा सा पैनिक ना हो जाए, जिस तरह हमने देखा पैनिक हो जाते हैं, विकेट्स गिरती हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, गलत शॉट्स लगाते हैं, उसमें फिर वो मुश्किल होती है। और अगर आप बॉलिंग लाइनअप भी देखें, पाकिस्तान ने हमेशा वहां बॉलिंग भी अच्छी की है। तो मैं तो श्योर हूं कि पाकिस्तान टफ टाइम देगा इंग्लैंड को, इजीली इंग्लैंड को, ये आसानी से नहीं इनको मैचेस जीतने देगा अगर इंग्लैंड जीतता भी है तो। शादाब भाई। जी जी चंद्रेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं तनवीर। अभी जब हम नॉर्मली प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रैवल करके जा रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी नेगेटिविटी साथ लेके जाते हैं और आपको पहले से जहन बना के जाते हैं कि यार हमारी यंग टीम है, यंग लड़के, एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब वेस्ट इंडीज मैच जीता है ना, तो उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो है ना प्रेशर डेवलप हो गया पाकिस्तान टीम को होगा। अदरवाइज पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से टॉप पे रही है, एंड आई होप कि जो दोनों यंग लड़के हैं, अगर सोहेल खान का इंडल्ज होता है तो पाकिस्तान एक मजबूत बॉलिंग होगी, और स्पिन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली चौथी इनिंग में। आसिफ भाई क्लोजिंग कमेंट्स। और चंद्रेश भाई, मुकाबला तो टेस्ट मैचेस में बॉलिंग का होता है। अगर आप पिछले सीरीज को देखें तो आखिरी टेस्ट से पहले जो स्टैट्स में देख रहा था, ओपनर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। तो पाकिस्तान के बॉलर्स
अगर नए गेंद को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके, जो कि ये कर सकते हैं, तो अगर आपके हमारे अगर बैट्समैन जम गए, बैट्समैन ने अगर नया गेंद सी ऑफ बेहतर तरीके से कर लिया, तो फिर पाकिस्तान बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान यहाँ फिर से सीरीज बचा सकता है, मतलब शिकस्त के बगैर मैं कहूँगा ये सीरीज खत्म हो सकती है जिस तरह पहले वाली हुई। तो बहुत उम्मीद है मुझे, एज कम्पेयर टू द वेस्ट इंडियन सीरीज जो हमने देखी है, पाकिस्तान इज फार सुपीरियर। तो पाकिस्तान के बहुत ब्राइट। चलिए, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, थैंक्स अ लॉट आप तीनों का जो आपने वक्त दिया, फ्री हिट की टीम का, शादाब भाई, तनवीर भाई, आसिफ भाई, आप जुड़े और हमने बात की और खुल के बात की, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू चंद्रेश भाई, थैंक यू वेरी मच।